हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो कि ये भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास की फर्स्ट वीडियो है जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण में अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को कवर करेंगे। जिसमें अरब आक्रमणकारी की अगर बात करें तो उसमें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जामों में, उसमें मोहम्मद बिन कासिम, और वहीं तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी आदि क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे या आक्रमणकारियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे कि भारत पर अरब आक्रमण। तो देखिए, भारत पर अरब आक्रमण में की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया। तो आप सिंध जानते हैं कि कहाँ पे सिंध है, जो भारत में जो राजस्थान का हिस्सा है उसके साइड में जो पाकिस्तान सटा हुआ है, अर्थात राजस्थान पंजाब से जो पाकिस्तान सटा हुआ है, तो यही सारी एरिया को उस समय सिंध का क्षेत्र कहा जाता था। तो देखिए, एक अभियान सिंध पर भेजा गया किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। देखिए, उस समय किसको भेजा गया, उबैदुल्ला को भेजा गया एक अभियान के थ्रू, लेकिन वो क्या हो गया, पराजित हो गया और उसी अभियान में उबैदुल्ला की मौत हो जाती है, अर्थात मार दिया जाता है। और दूसरा अभियान जो है बुदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, उबैदुल्ला के, और दूसरा बुदेल के, लेकिन ये दोनों आक्रमण क्या हुए, असफल हुए। उसके बाद में तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। तीसरा अभियान किसके नेतृत्व में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक, अब सिंध का शासक कौन था उस समय, दाहिर था। दाहिर सिंध का शासक था। तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर को युद्ध में मार दिया। उसके बाद में अब देखिए, पहली बार अरबों ने सिंध बका कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। कब किया, 712 ईस्वी में। और किस अभियान में, तीसरा अभियान में, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो देखिए, यहाँ से एक बार क्वेश्चन बार बार एग्जामों में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने विजय प्राप्त की, तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। पहले तो कहाँ, सिंध पे कब्जा किया 712 में, फिर उसके बाद में 713 में मुल्तान पर भी अपना जीत दर्ज कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर पहले जजिया कर को लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। तो देखिए, जजिया कर किन किन लोगों को जजिया कर से वंचित रखा गया था, तो उन लोगों से ये कर नहीं लिया जाता था। तो देखिए, जजिया कर से निम्नलिखित लोगों से को मुक्त रखा गया। किन किन लोगों को, देखिए, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, फिर उसके बाद विकलांगों को और ब्राह्मणों को जजिया कर से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। अर्थात इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। देखिए, पहली बार तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। तो 5 लोगों को तो एक कर से मुक्त किया था, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि कौन ऐसा शासक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में बात करते हैं कि अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद में पुनः किसने स्टार्ट किया, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। उसके बाद में बात करते हैं कि अरबों की सिंध विजय के क्या कारण थे। तो देखिए, अरब वासियों ने जब सिंध पर विजय प्राप्त कर ली तो इनका मुख्य कारण क्या था। पहला, राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो ये मुसलमान राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अर्थात मुस्लिम राष्ट्र का विस्तार करना चाहते थे। और दूसरा, आर्थिक कारण की अगर बात करें तो भारत उस समय बहुत समृद्ध देश था
अतः यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका उद्देश्य ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि उस समय अरब में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमण। तो देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण की अगर बात करें तो तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी, जो 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य को ही क्या कहते हैं, यामनी साम्राज्य की स्थापना की। और उसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अलप्तगीन के बारे में। अलप्तगीन की राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। अलप्तगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया और उसमें से एक क्या था? सुबुक्तगीन था। तो देखिए, अलप्तगीन के बाद कौन शासक बनता है गजनी का? सुबुक्तगीन बनता है। उसके बाद में सुबुक्तगीन के बारे में बात करते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी। तो देखिए, भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और उसी तरह अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो कौन था? सुबुक्तगीन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र थे, पहले अब्दुल कासिम महमूद और दूसरे क्या थे? इस्माइल। तो दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजयी हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से गजनी का शासक बना। उसके बाद में महमूद गजनवी के बारे में हम देखते हैं कि देखिए, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। पहली बार तो तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था। लेकिन ये महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस लौट जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जो 1000 से लेकर 1027 के मध्य महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किया, उसमें से जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। पहला 1001 और 1001 से 2 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य, जो कि वहाँ के कौन से राजा थे? जयपाल के साथ युद्ध किया। उसके बाद दूसरी बार 1005 से 6 ईस्वी में मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद के साथ आक्रमण हुआ। उसके बाद 1008 और 9 में हिंदू शाही राज्य के आनंदपाल के साथ हुआ। उसके बाद में 1012 और 13 में थानेश्वर के राजा राम के साथ हुआ। और वहीं 1018 और 1019 में कन्नौज के शासक राज्यपाल के साथ हुआ। और उसके बाद में 1020 और 21 के बीच में कालिंजर के राजा विद्याधर के साथ हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, जो कि वहाँ उस समय वहाँ के राजा भीम प्रथम थे। तो इसको 1 से 2 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट कर ले जाते समय उस पर जाटों द्वारा आक्रमण किया गया और उससे कुछ धन लूट लिया गया। महमूद गजनवी ने अपनी अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण जो कि 1027 ईस्वी में वो जाटों के विरुद्ध किया। उसके बाद में महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी और उतवी जैसे इतिहासकार भी आए थे। उनकी हम रचनाओं को जान लेते हैं। देखिए, फिरदौसी ने
शाहनामा की रचना की। वहीं अलबरूनी की बात करें तो किताब उल की रचना की। उतवी की बात करें तो किताब उल अल यामिनी की रचना की थी। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि महमूद गजनवी को बुत सिकन नामक मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। उसके बाद में महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव की अगर बात करें तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति को कमजोरी को उजागर करना महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नर की नियुक्ति कर मुस्लिम शासक की स्थापना करना महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अगला उद्देश्य था कि भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया जाए, जिससे भारत कमज़ोर होता चला जाए। उसके बाद में भारतीय कला को नष्ट कर दिया जाए और भारत का धन गजनी ले जाया जा सके। यही महमूद गजनवी का के आक्रमण का प्रभाव पड़ा। उसके बाद में आगे बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। उसके बाद में 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और उसके बाद में 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और यह इसकी पहली वजह थी। 1178 ईस्वी में राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से पराजित किया तथा यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। उसके बाद में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। उसके बाद में 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया। उसके बाद में आगे बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो 1205 ईस्वी में अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा और मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में अजमेर विजय और 1197 में बदायूं विजय और वहीं 1202-3 में बुंदेलखंड विजय प्राप्त की थी। वहीं बख्तियार खिलजी की अगर बात करें तो 1197 में बिहार विजय और 1205 में बंगाल विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में बात करते हैं कि 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, अर्थात तोड़फोड़ मचा दी थी। अब चलिए आज आप देखते हैं हम इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो देखिए जब 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय सिंध पर दाहिर का शासक था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता। उसने किस वर्ग को इस कार्य से मुक्त रखा था। तो देखिए इस कार्य से मुक्त की अगर बात करें तो बच्चों को रखा था, बूढ़ों को रखा था, औरतों को रखा था, ब्राह्मणों को और विकलांगों को इससे अलग रखा था, अर्थात कर से मुक्त रखा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तो ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो देखिए 1025 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए इसमें कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि चंद्रवार का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था। तो देखिए चंद्रवार का युद्ध की अगर बात करें तो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, तो किताब उल हिंद की रचना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था। तो देखिए कि मोहम्मद गोरी ने अपनी विजित क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक की देख रेख में छोड़कर चला गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
उसके बाद में बात करते हैं कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुई थी। तो देखिए तराइन की पहली लड़ाई महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी की अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।